welcome to my mathematics channel for 10th class. We have been continuously studying real numbers. Today under real numbers, we will take theorem 1.4, a theorem from NCERT 10th class mathematics book. The statement of the theorem is root 2 is irrational. इरेशनल वर्ड यहाँ पे आया है तो हमको पता होना चाहिए इरेशनल नंबर कौन से होते हैं. एक्चुअली जो रियल नंबर्स होते हैं उसके दो कैटेगरीज होती हैं. नंबर 1 रैशनल, नंबर 2 इरेशनल. इरेशनल का आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा अगर आपको सबसे पहले रैशनल का मीनिंग समझ में आए. तो रैशनल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ. वो नंबर होते हैं जिनको हम a अपॉन बी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. where a and b are integers and b is not equal to 0, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. ये तो आपको रैशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन बताई है. अब जिन नंबर्स को आप a अपॉन बी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो होंगे इरेशनल नंबर्स. अब इरेशनल नंबर जो होते हैं आखिर उनको a अपॉन बी के टर्म में एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा इसके ऊपर ब्रीफली समझाऊंगा और उसके बाद तब हम थ्योरम पे चलेंगे. तो पहले तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इरेशनल नंबर का. इरेशनल नंबर होते हैं जैसे रूट 2 है, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 और जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो जो है वो रैशनल होते हैं, वो इरेशनल नहीं होते हैं. जैसे रूट 9 दैट इज़ रैशनल नंबर. तो अब मैं रूट 2 को लेके देखता हूँ. जैसे रूट 2 की को हमने इरेशनल नंबर, मैंने आपको ये क्वेश्चन किया था कि जो नंबर्स इरेशनल हैं यानी कि जिनको a अपॉन बी के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आखिर क्या कारण है कि हम क्यों नहीं उनको a अपॉन बी के टर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं. क्योंकि जो हमने क्राइटेरिया बना रखा है a अपॉन बी के टर्म में एक्सप्रेस करने का वो है रैशनल नंबर्स को, या यूँ कह लीजिए जिन नंबर को भी, कोई जो भी नंबर है, जो भी रियल नंबर्स हैं जिनको आप a अपॉन बी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दे आर ऑल रैशनल नंबर्स. अब जो इरेशनल नंबर हैं तो ये भी रियल नंबर, लेकिन इनको आप a अपॉन बी के टर्म में एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते वो मैं आपको समझा रहा हूँ. तो रूट 2 को जैसे आप लिखते हैं 1.4142135 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं ख़त्म नहीं होता है. अब इसमें एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या है, ये जो है नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है. जैसे 4 है, 4 के बाद 1 आया, या 4 के बाद 2 आ गया, ये 1 के बाद 4 है तो ये 1 के बाद 3 आ गया. इस तरह से ये जो है इसका कोई भी जो डिजिट्स का कोई भी ब्लॉक जो है रिपीट नहीं हो रहा है. और ऐसे तो जो डिजिट्स हैं वो 0 to 9 यही होते हैं डिजिट्स. 9 डिजिट्स हैं हमारे पास, 0 1 2 3 अप टू 9 आएंगे तो यही डिजिट्स, इनके अलावा तो कोई आ नहीं सकता है. लेकिन ये एक पैटर्न जो रिपीटिशन का जैसे एक पैटर्न होता है, मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ, उस ढंग से नहीं आते हैं. तो ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अब मैं आपको यहाँ पे ये जो नॉन रिपीटिंग है ये इम्पोर्टेंट है, ये विशेष ध्यान देने लायक बात है कि इसके वजह से जो है इनको a अपॉन बी के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग नॉन रिपीटिंग. और नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं, इसका ये फैक्टर भी मतलब इसमें इसको a अपॉन बी के टर्म में एक्सप्रेस जो है नहीं करने देता. मान लीजिए यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाता, 1.41 होता मान लीजिए इसकी वैल्यू सपोज, तो तब तो इसको आप लिख सकते थे 141 अपॉन 100, तो आ गया ना a अपॉन बी के टर्म में. किंतु ये ऐसा है नहीं, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा. और अगर ये रिपीटिंग भी होता, जैसे कि अभी नॉन रिपीटिंग भी होता, तब भी हम इसको a अपॉन बी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे जो है रियल नंबर का जो कि रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है. तो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है 1.3434 एंड सो ऑन. ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन कैसा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है.
नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ ही क्या है, जैसे ये नॉन रिपीटिंग था तो ये रिपीटिंग है। अब आप देख सकते हैं ये कि इसमें कौन सा ब्लॉक जो है डिजिट्स का रिपीट हो रहा है, वो है 0.34। ये 3434 जो है ये रिपीट हो रहा है। तो इसके कारण ये जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये जो इसका ये करेक्टरिस्टिक है रिपीट होने वाला, यही हेल्प करवाता है हमारी इसको A/B के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। ये आपने 8th क्लास और 9th क्लास में सीखा हुआ है कि किस तरह से इस तरह का जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसको A/B के टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर आप इसको A/B के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो इसका आंसर आएगा। मैं पूरा मेथड नहीं आपको समझा रहा हूँ, ये जो रिपीट होने वाली जो डिजिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो पूरा मेथड ना बताते हुए मैं सीधे बता रहा हूँ कि इसको किसके टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हो जाएगा 133/99, इसके इक्वल बनेगा ये, जब इसको पूरी तरह से आप सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने अभी बोला 8th और 9th क्लास में दे रखा है इसका पूरा मेथड। तो इतना अब 99 से अगर आपको 133 को डिवाइड करना होगा, 99 से 133, तो यही आंसर आएगा। तो अब इसको और इसको जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर इसको आपने A/B के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इसको क्यों नहीं कर पाए? मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, क्योंकि इसमें जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं ये जो है नॉन रिपीटिंग है, वेयर एज द टर्म्स आफ्टर डेसिमल आर रिपीटिंग। कौन सा ब्लॉक रिपीट हो रहा है? 343434। तो ये मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया, जिसके वजह से जो इरेशनल नंबर हैं उनको A/B के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और जो रैशनल नंबर्स हैं उनको कर पाते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का एग्जांपल बताया, और बाकी तो कुछ मतलब जो रैशनल नंबर होते हैं वो तो क्लियरली A/B के टर्म में आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऑल इंटीजर्स दे आर रैशनल नंबर्स, और जैसे कि मान लीजिए 3/4 है ये रैशनल नंबर, या कोई डेसिमल फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट होने वाला है, तो दैट इज आल्सो अ रैशनल नंबर जो कि A/B के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये आपको एक डिफरेंस मैंने पहले समझाया। नेक्स्ट वी विल कम टू दिस थ्योरम, √2 इज इरेशनल। इसका हम प्रूफ करेंगे। एक मेथड होता है विच वी कॉल एज प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन से हम इसको जो है इसका जो है इसको प्रूफ करेंगे। और प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन होता क्या है? जो कुछ हमको प्रूफ करना है, जैसे √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसका अपोजिट लेकर के सपोज करके चलेंगे। तो क्योंकि अगर वो इरेशनल नहीं है तो रैशनल ही हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा रियल नंबर तो कोई और होते नहीं है, रैशनल एंड इरेशनल। तो अगर ये इरेशनल नहीं है तो रैशनल होगा। तो हम क्या करेंगे? कंट्राडिक्शन मेथड में इसको इरेशनल लेकर के चलेंगे, इसका अपोजिट लेके चलेंगे। और जब इस तरह से हम आगे एडवांस करेंगे तो किसी न किसी स्टेज में हमको जो है कंट्राडिक्शन पे हम पहुंचेंगे। कंट्राडिक्शन का मतलब ये हुआ कि जो कुछ आपने सपोज किया है ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जबकि आपको जो सपोज आपने किया है उसी को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके सपोजिशन के अगेंस्ट कोई आपको कंक्लूजन मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक कोई एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको प्रूफ करना है, आपको गिवन है टू प्रूव 7/11 इज इक्वल टू 5/8, ग्रेटर देन 5/8, ग्रेटर देन 5/8, ये आपको प्रूफ करना है मान लीजिए। तो इसको आपने 7/11 को प्रूव करना है ग्रेटर देन 5/8। मैं कंट्राडिक्शन वाला मेथड लगा रहा हूँ। अभी आपको मान लीजिए एकदम से जजमेंट नहीं हो रहा है कि ये वाकई ग्रेटर है या नहीं 5/8 से, तो सिर्फ कंट्राडिक्शन वाला मेथड का आइडिया देने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल रखा है आपके सामने। तो हम क्या करेंगे?
कि जैसे कि प्रूव करना है कि दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, तो हम क्या प्रूव करेंगे, मतलब क्या सपोज करेंगे, इसका उल्टा सपोज करेंगे। ग्रेटर के बजाय हम यूँ कह सकते हैं कि लेट 7/11 इज़ नॉट ग्रेटर बट लेस देन 5/8, ये लेकर के चलेंगे, यानी इसका अपोजिट लेकर हम चल रहे हैं। तो चाहे इस तरह से आप बोल दीजिए या चाहे यूँ बोल दीजिए कि लेट 5/8 इज़ ग्रेटर देन 7/11, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब इसमें आगे चलते 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 हम देखेंगे कि कहीं हमको कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं मिलता, कोई ऐसा कंक्लूजन तो नहीं मिलता जिसको कि हम स्ट्रेट वे नकार दें, जिसको हम स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर दें, क्योंकि वो हमारे परसेप्शन में जो है क्लियर कट हमारे परसेप्शन में होगा जो रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, उसको देखते ही मतलब यहाँ पे अगर हमें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये इससे छोटा है या बड़ा है, नहीं, अगर एग्जैक्टली हमें पता लग रहा तो एक ऐसी स्टेज हमको मिलेगी जबकि एग्जैक्टली हमको पता लग जाएगा। तो क्योंकि ये इनइक्वालिटी है तो दोनों तरफ हम जो है एक पॉजिटिव जो किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं 11 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर ये सच है, अगर ये सही है, ठीक है, क्योंकि हम कंट्राडिक्शन वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमको मिलेगा, यानी कि जो रिजल्ट मिलेगा वो भी सही होना चाहिए। तो 11 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यू आर लेफ्ट विद 7 इज़ लेस देन, और ये आपके पास बच गया है 5/8 इंटू 11। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 इंटू 8 इज़ लेस देन इक्वल टू 5/8 इंटू 11। और अब हम देखते हैं ये हमने दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई किया है, इधर भी और इधर भी 8 से, ये कैंसिल आउट हो गया। और अब हमारे पास क्या कंक्लूजन है, 8 7 जा 56 हो गया, और इज़ लेस देन 11 5 जा 55 है। और यानी कि हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि 56 इज़ लेस देन 55। 56 इज़ लेस देन 55, ये हमको क्लियर कट जो है ये पता लग रहा है कि इट इज़ फॉल्स, इट इज़ नॉट ट्रू। 56 जो है वो लेस थोड़ी होता है, 55 से बड़ा होता है। इसका मतलब जहाँ से हम चले हैं, हम यहाँ से चले, हमने ये जो सपोज किया है कि 7/11 इज़ लेस देन 5/8, क्योंकि हमने कहीं पे भी कोई जो स्टेप है वो उसमें कोई गलत हमने कोई रूल बोलिए, कोई ऑपरेशन बोलिए मैथमेटिकल, ठीक है, ये कुछ भी हमने गलत नहीं लगाया, सही लगाया है। जो लगने चाहिए रूल, वेल टेस्टेड एंड वेल प्रूवन जो हैं जो ऑपरेशन है वही हमने लगाए हैं, इस्तेमाल किए हैं, और फिर हम ऐसे कंक्लूजन पे पहुँचे हैं जो कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये फॉल्स है, इट इज़ नॉट ट्रू। या यूँ कह सकते हैं कि वी हैव रीच टू द कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब हमने तो इसको जो लेस मान के चले थे इससे, तो ये भी लेस होना चाहिए था, ये लेस होना चाहिए था, ये भी लेस होना चाहिए था, ये भी लेस होना चाहिए था, लेकिन ये तो ठीक है, ये भी लेस हमको दिखा रहा है, ये भी इससे लेस दिखा रहा है, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ये गलत है, ये इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स। अब ये फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब जहाँ से हम शुरू से जिसको लेके चले हुए हैं वही गलत है। इसका मतलब हमको 7/11 को ग्रेटर देन 5/8 लेना पड़ेगा। इसको लेस लेने से हम एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुँचे जो कि जिसको हम स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये था मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। और इसी तरह से यहाँ पर भी हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज़ करेंगे। हालांकि यहाँ पर मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन तो आप यूज़ करेंगे, लेकिन √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए, अभी जो मैंने √2 को बताया कि ये इरेशनल नंबर होता है, उसके लिए जो मैंने आपको लॉजिक दिया था, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली बात मैंने बोली थी, और तब बोला था कि इसी वजह से, क्योंकि खास करके जो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग है, तो ये दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के तब मैंने बोला था कि इसको हम A/B के टर्म में इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं। इस कंक्लूजन ये जो है इसका हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसका ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कुछ और ही जो है किसी और ही कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ करेंगे, इसकी किसी और ही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो कंट्राडिक्शन के मेथड से हम बोलेंगे लेट √2 is a rational number. Rational number. So that if it is a rational number,
then according to the definition of a rational number we can express it in the form of a upon b, और a upon b जब आप लिखते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि a b क्या है। तो a b आर इंटीजर्स हैं बिलोंग टू i, एंड b जो डिनोमिनेटर है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। और इसी समय आपको एक कंडीशन और लगानी है a और b पे, a एंड b वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, A and B are को प्राइम्स। यहाँ पे एक नेचुरली एक क्वेश्चन जो है, एक डाउट जो है हमेशा स्टूडेंट्स के मन में अराइज होता है और होना भी चाहिए कि आपने सीधे इनको मतलब को प्राइम क्यों लिया। ठीक है, ए अपॉन बी के टर्म में लिख दिया था इसको, क्योंकि ये आपने इसको रैशनल नंबर मान लिया है, √2 को सपोज कर लिया है, ए अपॉन बी के टर्म में लिख लिया, फिर ये को प्राइम लिखने की क्या ज़रूरत है, ये एक्स्ट्रा कंडीशन क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे आप। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यही जो कंडीशन है इसको को प्राइम लेने की, ठीक है, यही कंक्लूड करवाएगी हमें आगे चलते चलते किसी न किसी स्टेज पे यही कंक्लूड करवाएगी कि √2 को आपने जो ए अपॉन बी के टर्म में लिया, ठीक है, और इनको को प्राइम बोला, ठीक है, इनका को प्राइम बोलना ही जो है प्रूव करवाएगा कि √2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए अपॉन बी। अब मैं आपको थोड़ी देर में वो समझाऊंगा कि अभी ये को प्राइम हमने इनको ले लिया है, लेकिन थोड़ी देर में आपको पता लगेगा कि को प्राइम नहीं, वो तो नॉन को प्राइम, दे विल नॉट बी को प्राइम्स, ठीक है। तो को प्राइम नहीं ये बनेंगे, और क्यों नहीं बनेंगे वो भी मैं समझाऊंगा जब नहीं बनेंगे उस समय। अब इनको ए अपॉन बी को प्राइम लेना हमेशा पॉसिबल है। जब कोई भी फ्रैक्शन आपके पास है ए अपॉन बी के टर्म में, जैसे मान लीजिए 15/10 है, तो ये हमेशा पॉसिबल है। ये पूरी तरह से जो है ये हमारी कैपेसिटी में आता है, हम कर सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं कि इनको कैंसिल आउट करके जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बड़ा सा बड़ा जो नंबर जिससे दोनों कैंसिल हो सकते हैं, एक ही बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा एंड 5 2 जा, तो 3/2 आप इसको हमेशा बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी तो क्यों नहीं बना सकते आप। तो शुरू में आप ए एंड बी को इस ढंग से ले लीजिए, जैसे 3 and 2, ठीक है, ये आप हमेशा ले सकते हैं, इसलिए आपने ये ले लिया। अब इसमें कोई किसी तरह की मतलब कन्फ्यूजन नहीं हो सकता कि इस तरह से हम नहीं बोल सकते कि क्या पता हम इनको को प्राइम ना ले सकें, ये हमेशा पॉसिबल है, इनको हम को प्राइम ले सकते हैं। तो अब जब हमने इनको को प्राइम ले लिया तो उसके बाद आप दोनों तरफ जो है इसको ये मान के आपने इसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि लेट दिस इज इक्वल टू दिस, कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं आप। तो दिस इंप्लाइज दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 2 विल बी इक्वल टू a² अपॉन b² आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा a² इज इक्वल टू 2b², ठीक है। और अब ये वाला जो रिलेशन है ये आपको क्या मैसेज देता है, ये बताता है कि 2 जो है वो a² का एक फैक्टर है, क्योंकि a² इज इक्वल टू 2 × b²। तो a² का 2 एक फैक्टर है एंड 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो चलिए आप सीधा यहीं से आपको कंक्लूजन मिल रहा है कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a², या यूँ कह लीजिए 2 डिवाइड्स a²। जैसे मान लीजिए 10 को आप लिखते हैं 5 × 2, तो इस 5 को हम कह सकते हैं कि 10 का फैक्टर है, या 5 डिवाइड्स 10, ऐसे 2 ऑल्सो डिवाइड्स 10, यहाँ पे भी 2 डिवाइड्स a², ऐसे b² ऑल्सो डिवाइड्स a²। इसको देख के पता लगता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 डिवाइड्स a² जब हमने बोला है तो यहाँ से हम यहाँ पे यही टर्निंग पॉइंट बनेगा। अब इससे अगला जो स्टेप है, क्योंकि हम इसको सब सही मानते हुए चल रहे हैं, अगर ये इसका इक्वल है तो ये इसको इक्वल होगा, तो ये इसका इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है, उसको थ्योरम को मैं सबसे पहले आपके सामने उसका जो है स्टेटमेंट बोल देता हूँ। तो थ्योरम है, इससे पीछे है 1.4 से पहले 1.3 जो है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, और वो थ्योरम क्या कहती है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a² then p divides a,
वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इस यही थ्योरम पूरी तरह से यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि जो 2 है वो प्राइम नंबर है, p की जगह में है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा, इस शर्त के साथ कि ये जो नंबर है ये यानी प्राइम होना चाहिए, तो 2 इज़ प्राइम, ये तो हमको पता ही है। तो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a। अब 2 अगर a को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 2a का एक फैक्टर है। जैसे 10 का एक फैक्टर 5 है, तो 10 को इन टर्म्स ऑफ 5 हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, 5 इंटू कोई इंटीजर। अब यहाँ पे तो इंटीजर 2 आपको दिख ही रहा है, 2 है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं एज 2 डिवाइड्स a, देयरफॉर a कैन बी एक्सप्रेस एज 2 इंटू सम इंटीजर, और वो जो इंटीजर हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं c, लेट दैट इंटीजर इज c। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2c हमने यहाँ पे ये इस तरह से हमको मिल गया है। और यही मैंने आपको बोला था ये टर्निंग पॉइंट है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। इसमें जो हमने वो थ्योरम लगाई, उस थ्योरम के बेस पे हमने 2 को a का जो है फैक्टर बना दिया, तो 2 को अटैच कर दिया a के साथ। ठीक है, 2 को a के साथ अटैच कर दिया, और इसी तरह से 2 जो है वो b के साथ भी अटैच होने वाला है। तो यानी कि ये जो 2 है, a और b दोनों का कॉमन फैक्टर बनने वाला है। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 ना होता, √3 होता, तो यहाँ पे फिर 3 डिवाइड्स a स्क्वायर आना था, और फिर 3 डिवाइड्स a करके आना था, फिर 3 डिवाइड्स b आएगा, जैसा आगे मैं बताऊँगा आपको। इस तरह से मान लो यहाँ पे √11 होगा, तो फिर यहाँ पे ये आ जाएगा 11 डिवाइड्स a। ठीक है, तो ये जो भी मतलब होगा, ये सिर्फ √2 को आप इरेशनल प्रूव कर रहे हैं, तो इसी तरह से √3 को, √5 को, √7 को, √11 एंड सो ऑन, सबको इसी ढंग से आप इरेशनल प्रूव करेंगे। तो अब ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे रखते हैं, a स्क्वायर की जगह में a की जगह में 2c लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर यहाँ पे रखा हमने, विल बी इक्वल टू 2b स्क्वायर। और यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, फिर वही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले लीजिए, इसको पल्ली तरफ ले जाइए, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया। अब जिस तरह से यहाँ पे आपने बोला था a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, अब यहाँ पे भी आप जो है वही थ्योरम 1.3 इससे पिछले वाली थ्योरम है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, और वो थ्योरम में यहाँ पे फिर एक बार फिर जो है उसका स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। क्या है उसका स्टेटमेंट, वो कहता है लेट p बी अ प्राइम नंबर। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं लेट 2 बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, और a जब हम a स्क्वायर बोल रहे हैं तो a मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, तो b भी तो पॉजिटिव इंटीजर है, a एंड b दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये a भी इंटीजर से बिलोंग करते हैं, इंटीजर हैं, लेकिन √2 को जब हम a अपॉन b के टर्म में लिख रहे हैं तो a b को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि √2 भी पॉजिटिव है, या नेगेटिव तो इनको किसी को कर नहीं सकते। तो यहाँ पे जो b है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो अभी तो खैर उस थ्योरम को इसके बाद मैं अप्लाई करूँगा, अभी तो यहाँ पे मैं b स्क्वायर को 2c स्क्वायर के बराबर लिख रहा हूँ, तो इसी को देख के हमें पता लग रहा है कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, और इसके बाद मैं उस थ्योरम को अप्लाई करने जा रहा हूँ, ये जो थ्योरम 1.3 है। अब मैं उसको बोलता हूँ आपको उसका स्टेटमेंट, लेट p बी ए प्राइम नंबर, यहाँ पे है 2 इज अ प्राइम नंबर इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो अब a स्क्वायर क्या था, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर था, तो ये भी b स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है, क्योंकि b इज अ इंटीजर, b इंटीजर है, i से बिलोंग करता है, पॉजिटिव b है। तो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a, तो 2 मीन्स p, वहाँ पे p था, यहाँ पे 2 है, तो दिस इससे अगला स्टेप हो जाएगा 2 डिवाइड्स b। ठीक है, और अब आपको इसको मान लीजिए मैं 1 मान लेता हूँ, रिलेशन 1 और इसको रिलेशन 2, तो रिलेशन 1 में 2 डिवाइड्स a और रिलेशन 2 में मिल रहा है 2 डिवाइड्स b, तो इसका मतलब जो 2 है वो a एंड b दोनों का फैक्टर है। तो देयरफॉर फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, दोनों का फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर बोल दिया मैंने, कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, और जब ये उनका कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब a एंड b आर
हमने क्या लिए थे, क्या सपोज किया था हमने इनको को प्राइम सपोज किया था। और अब हम जो हमने जो बात हमने सपोज की थी उसी का जो हम कंट्राडिक्शन हमको मिल रहा है, उसी को हम कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, उसी को हम जो है नेगेट कर रहे हैं, उसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ए बी आर नॉट, क्योंकि टू दोनों का फैक्टर हो गया कॉमन फैक्टर, तो दे आर नॉट को प्राइम्स। अब दोनों को प्राइम नहीं है, पहले हम कहते हैं को प्राइम है, को प्राइम है, आप कह रहे हैं को प्राइम नहीं है, तो इसी का मतलब हो गया कंट्राडिक्शन। यूँ लिख सकते हैं विच इज अ कंट्राडिक्शन, which is a contradiction because we had supposed A and B as co-primes। तो कंट्राडिक्शन हो गया है, देयरफॉर ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, मतलब ये गलत रिजल्ट पे हम क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि हमने शुरुआत गलत की होगी। बीच में तो हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया, जहाँ पे जो फॉर्मूला लगना था लगाया, जो थ्योरम लगानी थी लगाई, ठीक है। स्क्वायर कर इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, तो स्क्वायर करने में क्या गलत है, स्क्वायर के। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या गलत है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम इनको कर सकते हैं। तो ये कहीं भी मतलब यहाँ पे हमने थ्योरम लगा दी, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 2 विल डिवाइड ए। अब ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये सब कुछ हम वैसे सब फॉल्स है ये, क्योंकि इसको इसके एक्चुअल में इसके इक्वल लिख नहीं सकते, तो तब ये इसको इसके इक्वल लिख नहीं सकते, इसको इसके इक्वल लिख नहीं सकते। तो ये कुछ भी मतलब जो है प्रॉपर्टी जो कुछ हम आगे आगे एडवांस हो रहे हैं और जो कंक्लूजन निकालते जा रहे हैं हर नए स्टेप में, वो एक्चुअल में हो नहीं सकता, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये हुआ कि हमने इसको ज़बरदस्ती ए अपॉन बी मान लिया, जो कि प्रूव तो ये करना है कि ये ए अपॉन बी के इक्वली हो ही नहीं सकता। तो ये कंट्राडिक्शन मेथड में हम यही मान के चलेंगे कि ये इसको इक्वल है, तो फिर ये इसका इक्वल है, तो ये इसका इक्वल है, तो ये सब कुछ हमने अप्लाई उसी ढंग से कर दिया इनको इक्वल मान करके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने √2 को a अपॉन बी लिखा। देयरफॉर √2 शुड हैव नॉट बीन एक्सप्रेस्ड एज a अपॉन बी। और जब इसको a अपॉन बी के टर्म में आप √2 को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो आपका कंक्लूजन हो गया √2 इज नॉट रैशनल, क्योंकि a अपॉन बी के टर्म में उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर रैशनल नहीं है तो फिर क्या है, क्योंकि दो ही तरह के तो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर तो है ही, क्योंकि इसको नंबर लाइन के ऊपर इस पॉइंट है, इसके लिए मतलब रिप्रेजेंटेशन है, √2 के लिए भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन, ठीक वैसे जैसे ये रैशनल नंबर के लिए है, ठीक। ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर है, रैशनल और इरेशनल, सब के लिए नंबर लाइन के ऊपर आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई ना कोई पॉइंट उनके लिए बना हुआ है, ठीक है, यूनिक पॉइंट बना हुआ है, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट अगर नंबर्स हैं तो उनके लिए डिफरेंट पॉइंट्स भी हैं। देयरफॉर √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज नॉट रैशनल। दिस इंप्लाइज √2 इज इरेशनल। तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये प्रूव दिस वे वी हैव प्रूव्ड इट। तो यही था इसका जो है प्रूफ, मैंने आपको समझाया। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।